Good morning to all of you. Good morning, sir. लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। लेकिन ये टॉपिक करने से पहले कल एक क्वेरी थी क्लास के अंदर, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 9th। ये है पेज नंबर 3.34 के ऊपर, पेज नंबर 3.34। क्वेश्चन नंबर 9th है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख। दो पार्टनर हैं, अनुज एंड बेनू, इनकी टोटल कैपिटल है ₹10 लाख। यह है क्वेश्चन नंबर 9th, अनसोल्ड। टोटल कैपिटल है फर्म की ₹10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट is equal to 15%. Annual salary to the partners is 60,000 each, यानी सैलरी अनुज की भी होगी 60,000 रुपीज और बेनू की भी होगी 60,000 रुपीज। बोलो क्लियर है? Yes, sir. The profit for the last 3 years were ₹280, 380 and 420। लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। लास्ट 3 years के प्रॉफिट उन्होंने दे रखे हैं 2,80,000, 380 and 420। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profits। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है at the rate of 2 years profits, at the rate of 2 years purchase of the average super profits of the last 3 years। बस कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अरे इसमें क्या दिक्कत हुई भाई? गुंजन, मुस्कान, क्या हुआ इसमें बेटा? कहाँ दिक्कत आई? सर आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर मैच नहीं हो रहा? पहले तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा, 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, यानी नॉर्मली अगर ये 10 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते, अगर किसी को लोन दिया जाता या बैंक में डिपॉजिट कराए जाते, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर हम ये पैसा बिजनेस में नहीं लगा के मार्केट में एज अ लोन दे देते तो हमें कितना परसेंट रिटर्न मिलता? 15%। तो यही क्या है आपका एनआरआर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? क्या चीज? फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई, फेयरली आपको, फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि ऑन एन एवरेज आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है मार्केट के अंदर। मतलब कि ये पैसा अगर आप मार्केट में किसी को एज अ लोन दे देते तो आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव होता है, यानी आपको रिटर्न्स कितने मिलते। फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही है भाई। फेयरली आपको कितना रेट मिल रहा है, किस रेट से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और आप बिजनेस में उसको लगा रहे हो उसी पैसे को। ये 10 लाख रुपए इन्होंने इस पार्टनरशिप बिजनेस में लगा रखे हैं ना, तो इनको क्या, यहाँ पर इनको एवरेज प्रॉफिट्स क्या मिल रहे हैं? तो फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, एनआरआर। जैसे यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एनआरआर है, वैसे ही किसी क्वेश्चन में फेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा। ओके सर। लिखा हुआ है क्या किसी क्वेश्चन में? यस। हाँ, तो वो एनआरआर ही है बेटा, वहां पे तुम्हें एनआरआर सेपरेट नहीं दे रखा होगा बेटा। मुस्कान, इसको एनआरआर मान के किया था क्या क्वेश्चन? यस सर। फिर भी नहीं हुआ?
जवाब तो दो, फिर भी नहीं हुआ। No, sir. चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं। ये लो सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। टोटल लगाओ इसका, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 10,80,000। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 3,60,000। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। स्टेप नंबर 2, वो कह रहा है कि पार्टनर्स की, हर पार्टनर पर एनम सैलरी लेगा 60,000 रुपीज ईच। तो क्या ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 360? अरे बच्चे, इस 360 में से पार्टनर्स को सैलरी नहीं दोगे क्या 1,20,000 रुपए की, दोनों पार्टनर्स को मिला के? फ्यूचर में ये Yes, भी तो sir. खर्चे होंगे। तो ये क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है? ये तो केवल एवरेज प्रॉफिट है। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,60,000 माइनस 1,20,000। पार्टनर्स को सैलरी भी तो देंगे, बराबर आ जाएगा आपका 2,40,000। बोलो यहां तक समझ में आ गया? यस उसके बाद स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? 10 लाख का 15%। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख। कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखे, कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं दे रखी, तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसका 15% यानी 1,50,000। कितना बच गया? 90,000। यस सर। सुपर प्रॉफिट 90,000 आ गए। गुडविल निकाल लो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 1,80,000 आंसर आ रहा है क्या क्वेश्चन का? Yes. हो गया मैच? Yes. अब मैं बिना सॉल्यूशन देखे, तुम्हारा सॉल्यूशन मैंने देखा नहीं है, तुम्हें बताता हूँ तुमने कहाँ गलती की होगी। तुमने ये सैलरी डिडक्ट नहीं की, नहीं की ना? Yes, sir. तो बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी तो देखनी होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल लॉसेस कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी कंसिडर करेंगे कि फ्यूचर में हमारे कोई और खर्चे तो नहीं होने वाले। तो वो लिख रहा है क्वेश्चन में कि ईच पार्टनर विल टेक एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। तो आपके टोटल सैलरी एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि 1,20,000 रुपए के खर्चे और होंगे फ्यूचर में। भाई ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है पार्टनर सैलरी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं। प्रॉफिट्स हो रहेंगे, अगर आपके प्रॉफिट्स होंगे 3,60,000 रुपए के प्रॉफिट होंगे, तो क्या 3,60,000 रुपए फर्म एक्चुअल में कमाएगी? कमा तो केवल 2,40,000 ही रही है। ठीक है बच्चे? Yes. यस सर। अब आ जाओ हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो बच्चे, क्या होता है जब कोई पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अपना एग्जिस्टिंग जो उनका पीएसआर है वो चेंज करेंगे किसी पर्टिकुलर डेट से, तो उस डेट के ऊपर ये कैलकुलेट करना भी जरूरी है कि उस डेट के ऊपर फर्म की बैलेंस शीट में जो असेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं। कई बार ये हो जाता है पॉसिबल कि मान लो बैलेंस शीट में आपने मशीनरी की वैल्यू आपने बैलेंस शीट में दिखा रखी है 5 लाख रुपीज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 years आपकी मशीनरी जो आपने 5 लाख में खरीदी थी वो रह गई केवल 3,80,000 रुपीज की, लेकिन अभी भी बैलेंस शीट में आपने उसको 5 लाख रुपीज पे दिखा रखा है। तो ये गलत है ना, एक्चुअल वैल्यूज दिखानी चाहिए 3,80,000। यस सर। इन द सेम वे मान लो हमने कोई लैंड परचेज की थी, सबसे अच्छा एग्जांपल, हमने 10 साल पहले कोई लैंड परचेज की थी 20 लाख रुपीज के अंदर।
अब वो जिस एरिया में हमने वो लैंड परचेज की वो इतना डेवलप हो गया, अब इस लैंड की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। तो बताओ बैलेंस शीट में मैं 20 लाख पे दिखाऊं लैंड? यहां पर जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है, मान लो 3 पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने डिसाइड किया कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट्स। तो इस डेट के ऊपर हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की, पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको हम क्या करें, उनका हम रीवैल्यूएशन करें, यानी उनकी करेक्ट वैल्यू पता करें। क्यों? करेक्ट वैल्यू पता करने से क्या होगा, रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे, मुझे बताओ इस डेट के ऊपर फर्म की बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी वो तीनों पार्टनर्स को ही बिलोंग करती है ना। जो पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं उसी कैपिटल से तो हम एसेट्स परचेज करते हैं। Yes, sir. तो ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज इस डेट के ऊपर होंगी वो तीनों पार्टनर को बिलोंग करती होंगी, और Yes. इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज बैलेंस शीट में दिखा रखी है, हो सकता है it is possible that some of the assets, the value of some of the assets might have increased or might have decreased over the past 4 to 5 years। ये possible है कि लास्ट 5 से 7 साल में जब से फर्म चली आ रही है उस पीरियड के अंदर, उस टाइम स्पेन के अंदर कुछ असेट्स की वैल्यूज इंक्रीज हो गई हो और कुछ असेट्स की वैल्यूज डिक्रीज हो गई हो। पॉसिबल है? हाँ या ना? Yes, पॉसिबल sir. है या नहीं है? अगर पॉसिबल है तो मुझे बताओ ये जो असेट्स हैं, मशीनरी हुई, लैंड हुई, कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, ठीक है, ये जो असेट्स हैं इनकी वैल्यूज में अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं तो वो कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? 1 अप्रैल से पहले पहले के पीरियड को, यानी प्रायर पीरियड को बिलोंग करते हैं। Yes, sir. और जो प्रायर पीरियड के अंदर उनका पीएसआर क्या था? 1:1। Yes, sir. तो it is necessary in such a case to revalue the assets and liabilities of the partnership firm, and whatever is the profit or loss on revaluation of such assets and liabilities will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio। क्योंकि प्रायर पीरियड में उनका पीएसआर क्या था? 1:1:1, नॉट 3:2:1। क्योंकि अगर फ्यूचर में आगे जाके मान लो आपने ये लैंड बेची तो 20 लाख रुपीस की लैंड कितने में बिकेगी? 1 करोड़ में। तो 80 लाख रुपीस के प्रॉफिट होंगे। Yes, sir. अब मुझे बताओ फ्यूचर में अगर इस लैंड को बेचोगे और 80 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स हो गए तो एक्स क्या कहेगा? भैया 50% ऑफ रुपीज 80 लाख, 40 लाख रुपीस तो मेरे प्रॉफिट में शेयर। यस और नो? Yes, sir. देखो मुझे बताना कि ये जस्टिफाइएबल है या नहीं है रीवैल्यूएशन करना। फ्यूचर में अगर इस लैंड को बेचोगे, मान लो 1 अप्रैल 21 के बाद लैंड बेची और 1 करोड़ रुपीस में बिकी, 80 लाख रुपीस का प्रॉफिट होगा। आप कहोगे सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 80 लाख रुपीस है, तो एक्स आके खड़ा हो जाएगा, भैया मेरा इसमें शेयर है 3/6 यानी 40 लाख रुपीस तो मैं लूंगा। जबकि अर्लियर अगर इस डेट से पहले अगर ये लैंड बिकती तो भी 80 लाख रुपीस के ही प्रॉफिट्स होते। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. उसमें फिर एक्स को शेयर कितना मिलता? 1/3 ओनली, क्योंकि Yes, sir. पहले पीएसआर क्या था? 1:1:1। तो मुझे बताओ ये गलत होगा या नहीं होगा? इसलिए एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें जितनी भी बैलेंस शीट में, फर्म की बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होती हैं उनको हमें रीवैल्यू करना चाहिए। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा उसको पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो सर इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी होता है क्या? देखो बेटा यहाँ भी दो तरह से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जैसे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए 2 ट्रीटमेंट थे, यहाँ भी 2 ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट ये है कि व्हेन revalued prices are to be shown in the books of accounts,
shown in the books of accounts। एक मेथड तो ये है कि जब रीवैल्यूड प्राइसेस जो है एसेट्स और लायबिलिटीज के, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना चाहते हैं पार्टनर्स। अगर चाहते हैं तो इन दिस केस रीवैल्यूएशन अकाउंट या और रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट will be prepared। और सेकंड केस बनता है when revalued prices are not to be shown in the books of accounts। हम रीवैल्यूड प्राइसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना ही नहीं चाहते। इन दिस केस एडजस्टमेंट एंट्री will be passed in this case adjustment entry will be passed using partners capitals oblique current account। दो तरीके हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा, यानी व्हेन द रीवैल्यूड प्राइसेस आर टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? Yes, sir. तो इस केस में सर रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? पहले तो हमें ये बताओ सर आप कि ये पर्सनल नेचर का होता है, रियल नेचर का होता है या नॉमिनल नेचर का होता है? देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोल लो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल लो, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो अगर असेट्स या लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट से लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एंड प्रॉफिट्स अगर हो रहे हैं तो प्रॉफिट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब जब फर्स्ट मेथड अप्लाई किया जा रहा है, यानी जब व्हेन रीवैल्यूड प्राइसेस आर टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रीवैल्यूड प्राइसेस यानी अगर जैसे लैंड की वैल्यू है 20 लाख रुपए और ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लैंड की वैल्यू है 1 करोड़ रुपीस, तो लैंड की वैल्यू को हम 1 करोड़ तक लेके जाएंगे। हमारी बुक्स में 20 लाख की है, 1 करोड़ की दिखानी है, तो यानी 80 लाख रुपीस से हम लैंड की वैल्यू को रेस करेंगे। अब वैल्यू को अगर रेस करना है, अगर असेट्स की वैल्यूज में इंक्रीज हो रहे हैं तो फर्म को प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेज होंगे? अगर असेट्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो फर्म को प्रॉफिट्स हुए या लॉसेज हुए? प्रॉफिट्स हुए। तो प्रॉफिट्स अगर हुए तो एंट्री क्या करेंगे? लैंड असेट की वैल्यू बढ़ानी है। असेट की वैल्यू बढ़ेगी कैसे? जब असेट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी हम यहां पे लिखेंगे बाय असेट्स अकाउंट। ठीक है, बाय असेट्स अकाउंट्स, यानी ये क्या होगा? अमाउंट कॉलम में लिखता हूं मैं प्लस, प्लस का मतलब यानी ये है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। कहने का मतलब ये है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसके अपोजिट बात करूं, किसी असेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। एंट्री तो ये हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और यहां पर ये क्या माइनस का मतलब क्या है? हमें हो रहे हैं लॉसेस। ठीक है ना?
माइनस का मतलब हमें हो रहे हैं लॉसेज, यानी ये तो था इंक्रीज, तो ये क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अगर लाइबिलिटीज की बात करें, लाइबिलिटीज की वैल्यूज अगर बढ़ रही हैं, मान लो पहले हमारे क्रेडिटर्स थे 40,000 के और वही क्रेडिटर्स अब 50,000 की उनकी वैल्यूएशन निकल के आई है, जब हमने रीअसेसमेंट किया लाइबिलिटी को वो 50,000 शो हो रही है, तो 10,000 से लाइबिलिटीज बढ़ाएंगे, लाइबिलिटीज बढ़ गई 10,000 रुपीज से, तो मुझे बताओ लाइबिलिटीज बढ़ने से फर्म को प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेज होंगे? Losses. लॉसेज होंगे। तो मैं लिखूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। देखो 11th क्लास में आपने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, अमेरिकन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के अकाउंट्स आपने पढ़े थे, कैपिटल अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट्स, असेट्स अकाउंट, इनकम्स अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट में आपको रूल पढ़ाए थे सर ने कि इंक्रीज इन द लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन द लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट तो क्रेडिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे टू लायबिलिटी अकाउंट। इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। और अगर डिक्रीज है तो हम लिखेंगे बाय लायबिलिटीज अकाउंट, यानी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। बोलो यहां तक क्लियर? Yes, sir. सर ये क्या कर रहे हो आप, यहां पर अमाउंट आ जाएगा और क्या। इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि भाई ऐसी कोई असेट है जो पहले बुक्स में नहीं थी लेकिन इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करना है, यानी अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, हमारे पास असेट तो थी लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो अब उसको अगर वो रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में कोई अनरिकॉर्डेड असेट बता रखी है आपको, तो मुझे बताओ असेट को जब रिकॉर्ड करेंगे एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट Yes, sir. रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई असेट बुक्स में आ रही है तो फर्म को प्रॉफिट ही है ना, लॉस तो नहीं होगा। असेट अगर बढ़ रही है, हमारी प्रॉपर्टीज अगर बढ़ रही हैं, हमारी अगर प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, हमारी अगर नेट असेट्स बढ़ रही हैं तो फर्म को प्रॉफिट्स ही होंगे। तो बाय Yes, sir. अनरिकॉर्डेड असेट, यानी एंट्री क्या होगी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, और अगर ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. ये 6 चीजें, यानी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये चीजें रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालने के बाद if the total of the credit side exceeds the total of debit then there will be the profit। आप लिखोगे to revaluation profit। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब जितने पार्टनर हैं ABC XYZ जो भी हैं, PQR जो भी हैं, उनके ओल्ड रेशो में ध्यान रखना बेटा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा, ओल्ड रेशो में। क्लियर? Yes, और sir. अगर ये ना हो, अगर टोटल ऑफ डेबिट एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट तो रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, बाय रीवैल्यूएशन लॉस। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट।
जैसे प्रॉफिट ओल्ड रेशो में बटा, लॉस भी ओल्ड रेशो में ही बटेगा। क्यों? क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज जिनका आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो वो प्रायर पीरियड को बिलोंग कर रही हैं, वो पीरियड जिसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफरेंट था। तो उस पीरियड में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसी रेशो में ये प्रॉफिट्स या ये लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बोलो समझ में आ गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट या इसी को बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम में क्वेश्चन में जो नाम लिखेगा ना, अगर वो कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो टाइटल यही दोगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। और अगर कहते हैं वो प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट टाइटल दोगे। ये नाम ध्यान रखना, कई बच्चे नाम ही भूल जाते हैं कि रीवैल्यूएशन को पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, वो भूल ही जाते हैं। सर एग्जाम में पता ही नहीं कौन सा पूछ लिया, आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे पढ़ाया था, तुमने याद ही नहीं रखा। तो ये नाम ध्यान रखना, ठीक है? बोलो समझ में आ गई बात? अरे बोलो भाई। Yes. हाँ, Yes, समझ- sir. Yes, sir. तो बुक में देख लो बेटा, बुक में तुम्हें एंट्रीज बता रखी हैं ऑन पेज नंबर 3.24 एंड 3.25। आपको पूरा कॉन्सेप्ट गिवन है, आपको पहले एंट्रीज बताई हैं और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया। एंट्रीज देख लो, कॉन्सेप्ट तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका कि देखो यहाँ पर पेज नंबर 3.24 पे मैं कॉन्सेप्ट के अंदर हूँ। कॉन्सेप्ट में पहले पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ के नीचे लाइंस दे रखी है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में बी गिवन इफेक्ट टू इन द टू डिफरेंट वेज, when revised values are to be recorded in the books and when revised values are not to be recorded in the books। यानी फर्स्ट मेथड क्या है, जहां पर हम असेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यूज को चेंज करेंगे, रीवैल्यूड प्राइसेस कंसिडर करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और सेकंड मेथड क्या है, व्हेन द बुक वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विल नॉट बी चेंज, उनको चेंज नहीं किया जाएगा, केवल एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके जो नेट इफेक्ट है वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट से हम क्या कर देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट से। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। एंट्रीज में आपको समझा चुका हूं, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट रिकॉर्ड कर रहे हो, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। उसके बाद जो नेट इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर प्रॉफिट आ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। और अगर कोई लॉसेस आ रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बोलो क्लियर है क्या सारी एंट्रीज? किसी एंट्री में कोई Yes, डाउट है? sir. एंट्री में कोई डाउट किसी भी एंट्री में, किसी भी बच्चे को? सर हम एंट्रीज पास करते समय क्या ध्यान में रखें बेटा, या तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एंट्री पास कर लो, या तो माइंड में रखो रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे असेट्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं, प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। असेट्स की वैल्यूज डाउन हो रही हैं, लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में। या तो आप रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को कंसिडर करते हुए एंट्रीज पास कर लो, या फिर आप असेट्स और लायबिलिटीज को कंसिडर करके एंट्री पास कर लो। असेट्स की वैल्यूज बढ़ रही है तो असेट अकाउंट तो डेबिट होगा, तो क्रेडिट कौन सा होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स की वैल्यूज डाउन हो रही है तो असेट्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटीज की बात करो, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लायबिलिटीज की वैल्यूज अगर डाउन हो रही हैं तो लायबिलिटीज अकाउंट तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों क्राइटेरिया जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उस क्राइटेरिया को अप्लाई करके आप ये एंट्रीज पास कर सकते हो। बोलो समझ में आ रही है चीजें? Yes, sir. करें क्वेश्चन। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना इलिस्ट्रेशन नंबर 26, इसमें केवल रीवैल्यूएशन ही नहीं है, इसमें जो आपका लास्ट टॉपिक था ना, लास्ट एडजस्टमेंट, हमने देखो पढ़ा था सेकंड पेज के ऊपर चैप्टर में कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
in the books of partnership firm 5 accounting treatments must be made. कौन कौन से? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो पढ़ा था, Yes, sir. और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो हमने कर भी लिया। दूसरा हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द सेम, यानी गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो हम कर चुके। तीसरा हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो हम पढ़ चुके हैं। चौथा हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वो आज मैंने आपको पढ़ाया, अभी हम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। और पांचवा हमने क्या पढ़ा था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एक बार बुक के पेज पलट के देखना, आया क्या वो टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। 2-3 पेज ही तो बचे हैं चैप्टर के, फिर चैप्टर ओवर ही है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स आया क्या अभी तक? आंसर करो। क्या कैपिटल एडजस्टमेंट्स पढ़ लिया आपने? Yes, sir. पढ़ लिया कैपिटल एडजस्टमेंट्स? कब पढ़ाया मैंने? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं सर पढ़ाया ही नहीं आपने, और सर बुक में चैप्टर में दिख भी नहीं रहा। बेटा उसका कोई सेपरेट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स वो क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे हम, डायरेक्ट ऐसे अगर वो कोई कॉन्सेप्ट के तौर पर, जैसे अभी हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उसने प्रॉपर इसको दे रखा है, बुक के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स को उसने बुक में एक्सप्लेन नहीं कर रखा, वो सीधा उसने क्वेश्चन में डाल रखा है वो टॉपिक, और क्वेश्चन के थ्रू ही वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर मान लो वो सेपरेट कॉन्सेप्ट भी देगा तो उसको एक एग्जाम्पल डेवलप करना पड़ेगा समझाने के लिए, तो बजाय एग्जाम्पल देने के उसने सीधा इलिस्ट्रेशन में ही उस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, तो सीधा क्वेश्चन से ही हम समझेंगे। अब बात यह है कि हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है आज की क्लास में। ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 26 है, इसमें आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड है। तो ऐसा करते हैं, इस इलिस्ट्रेशन को हम करेंगे कल, ठीक है ना? इस इलिस्ट्रेशन को कब करेंगे? कल करेंगे। हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम मंडे ऑनवर्ड्स हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. इस कॉन्सेप्ट में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, हमारे पास अभी टाइम है। या इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे उसमें किसी को कोई डाउट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स इन सरप्लस, उसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो वो क्वेरीज आप अभी रेज कर सकते हो, हमारे पास अभी कुछ टाइम बाकी है। बोलो कोई डाउट्स हो तो बोलो बच्चों। No, sir. कोई डाउट्स नहीं है किसी भी बच्चे को? तो ओवर करें क्लास आज की यहीं पर ही। Yes. ओके बेटा, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है? Nice, sir. ओके बेटा, बाय।